नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप रेलवे में एएलपी की तैयारी करना चाहते हो, जिसे असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एएलपी की सैलरी कितनी होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और क्या उसका सिलेबस रहता है। तो एक एक करके मैं एक एक बिंदु पे बात करूंगा, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। देखो, आपको अगर एएलपी बनना है, असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, तो रेलवे में आरआरबी एक बोर्ड है, उसके थ्रू हर साल वैकेंसी आती है एएलपी की। उसमें आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम अकॉर्डिंग आपको सिलेबस लेके उसकी तैयारी करनी है। एग्जाम में अगर पास हो जाते हो आप, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगी। तो वो एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाऊंगा, क्या सिलेबस होता है, कितने चरण में आपका एग्जाम होता है, कैसा मेडिकल होता है। तो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। पहली बात, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको ये फॉर्म भरने के लिए। क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास प्लस आईटीआई। आईटीआई आप डीजल मैकेनिक से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन से भी कर सकते हो, ठीक है, फिटर से भी कर सकते हो, ट्रैक्टर मैकेनिक से भी कर सकते हो। बहुत सारी ब्रांचें हैं जो एलिजिबल है। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। पहली कंडीशन होगी क्वालिफिकेशन का, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा आता है एज लिमिट का। अगर आप जनरल से हो तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 साल। मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में हो तो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए 33 साल। 3 साल का ग्रेस मिलता है ओबीसी में। अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हो तो मिनिमम एज होगी आपकी 18 साल और मैक्सिमम होती है 35 साल, ठीक है। इसमें 5 साल का ग्रेस मिल जाता है एसी और एसटी कैंडिडेट को, ठीक। अब तीसरे पॉइंट पे मैं बात करता हूं, वो है एग्जाम पैटर्न। देखो, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, क्या होता है वो देखो। एग्जाम पैटर्न में क्या है, पहले आपका होगा सीबीटी 1। फॉर्म भरने के बाद में 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद में आपका ये पहला पेपर होगा सीबीटी 1। अगर ये पास कर लेते हो तो सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 अगर पास कर लेते हो, इसको मेंस बोल सकते हो, सीबीएटी टेस्ट होगा, जिसे साइको टेस्ट भी बोलते हैं। साइको टेस्ट पास करने के बाद में मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपकी मेन आंखों का देखा जाता है 6/6 आपकी आंखें हैं या नहीं। दोनों आंखें 6/6 होनी चाहिए। तो इन चारों पॉइंट पे एक एक करके बात करते हैं कि सीबीटी 1 में क्या होता है, सीबीटी 2 कैसे होता है, सीबीएटी टेस्ट क्या होता है, मेडिकल टेस्ट क्या होता है। एक एक चीज बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, सीबीटी 1 जब आपने आरआरबी के थ्रू वैकेंसी निकली, आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के 2 से 3 महीने बाद में आपका पहला पेपर होगा, जिसे सीबीटी 1 कहते हैं। सीबीटी 1 जब भी आपका पेपर होगा 60 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा सर, मैथ आपसे पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। जीके नहीं पूछेगा, ओनली फॉर करंट अफेयर्स पूछेगा। सर कितने कितने क्वेश्चन आएंगे 75 में से, देखो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के, रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन और साइंस के आएंगे 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स ओनली फॉर सीबीटी 1 में आता है। सीबीटी 2 में ना करंट अफेयर्स आता है ना ही जीके आता है। तो आप इस चीज को इग्नोर करो तो भी आपका काम चल सकता है। बट मेरा मानना यही है, थोड़ा बहुत आपको इसको भी अगर तैयारी कर रहे हो तो इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, करंट अफेयर्स है। ये चीज मैंने नीचे बता रखी कि ये सिलेबस है, ठीक है। मैथ 10th स्टैंडर्ड लेवल का मैथ आता है, रीजनिंग नॉर्मल आती है। साइंस में क्या आता है, साइंस में 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो साइंस का यह हो गया। करंट अफेयर्स जब भी आपका एग्जाम हो, लास्ट के 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। ये इनका सिलेबस मैंने बता रखा है। सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर आपने सीबीटी 1 की अच्छे से तैयारी करी है, बढ़िया से डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने बढ़िया से तैयारी करी है, तो आपका सीबीटी 1 निकलेगा, 100% निकलेगा। अब सीबीटी 1 में जो भी आपको वैकेंसी है उसका 15 गुना पास करते हैं सीबीटी 2 के लिए। जैसे वैकेंसी मान लो 100 है तो 100 का 15 गुना कितना हो गया, 1500। तो 1500 कैंडिडेट को बुलाएंगे सीबीटी 2 या मेंस के लिए बोल सकते हो आप। मेंस देने के लिए 1500 कैंडिडेट जाएंगे। जो भी आपकी वैकेंसी है, जैसे 2000 है 2000 का 15 गुना कर लो, 10,000 है 10,000 का 15 गुना कर लो, जितने भी होते हैं वो सीबीटी 2 देंगे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि जो सीबीटी 1 पास करेगा वही सीबीटी 2 में बैठेगा। और पास कितना गुना करेगा, 15 गुना वैकेंसी का, ठीक है। अब सीबीटी 2 में 2 चरण होंगे आपके, 2 पार्ट में सीबीटी 2 होगा। कौन से 2 पार्ट में, पहला देखो आपका 100 क्वेश्चन का आएगा, वही मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें मैं बात करता हूं। ये 90 मिनट का पेपर होगा। 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 ही रीजनिंग के आएंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के आएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते। इंपोर्टेंट देखो इसमें क्या है, सीबीटी 2 में ये है इंपोर्टेंट, 75 मार्क्स का जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड से जो भी आपने, जैसे मान लो डीजल मैकेनिक की ट्रेड है आपकी,
वो आपने चूज करिए फॉर्म भरते हुए, तो उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ओनली फॉर क्वालिफाई होता है, ओनली फॉर आपको क्वालिफाई करना है। मेरिट में इसके नंबर नहीं ऐड होते हैं, आपके नंबर ऐड नहीं होते हैं। बट इंपॉर्टेंट ऐसा है, अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका ये पेपर ही चेक नहीं होगा। जो ये मेन पेपर है ना जिससे मेरिट बनेगी, ये पेपर ही चेक नहीं होगा। क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको? 75 का 35% लाना जरूरी है। ऑल कैटेगरी, जैसे एसी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, 75 क्वेश्चन आएंगे, उसका 35% आपको लाना पड़ेगा। और कितना होगा? 26.25 नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेट आप 27 नंबर मान सकते हो कि 75 में से आपके 27 नंबर आते हैं तो आप ट्रेड क्वालिफाई हो गए। बस इसका काम इतना ही है। बट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, तो शुरू से आपको ये लेके चलना है कि मेरे को इसको कैसे पास करना है। ठीक है, मेन ये पेपर है जो आपकी मेरिट बनाएगा। समय रहेगा 90 मिनट, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 50 क्वेश्चन, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपके बेसिक साइंस ही पूछी जाएगी। अब बेसिक साइंस में कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिलेबस क्या है, CBT 2 का जो मेन पेपर है ना, उसका सिलेबस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जो 100 क्वेश्चन आएंगे ना, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 75 क्वेश्चन तो जो भी आपने ट्रेड है ना आपकी, भले डीजल से है, इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, फिटर से है, उससे रिलेटेड ही आपसे 75 क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। बाकी CBT 2 ये सबके लिए कॉमन है। ट्रेड जो आपकी ट्रेड है वो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं डीजल से हूं तो मेरे डीजल के पूछे जाएंगे, आप फिटर से हो तो आपको फिटर से पूछे जाएंगे। बाकी ये 100 नंबर का जो पोर्शन है ये सबके लिए कॉमन रहेगा, इसका सिलेबस सबके लिए समान है। सिलेबस क्या है, CBT 2 का जो मेन पेपर होगा 100 नंबर का, उसका क्या सिलेबस है? देखो मैथ, रीजनिंग ये तो बता ही दिया, 25 नंबर की मैथ आएगी, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्या पोर्शन आएगा, क्या सिलेबस है वो देखो। यूनिट और मेजरमेंट आएगा, मास, वेट एंड डेंसिटी पूछेगा आपसे, वर्क पावर एनर्जी पूछेगा, हीट एंड टेम्परेचर पूछेगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन आपसे पूछेगा, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ पूछेगा, एनवायरमेंट, एजुकेशन और कंप्यूटर पूछेगा। देखो इसमें टोटल 8 ही टॉपिक है और 8 टॉपिक में से 50 नंबर का पोर्शन है, तो इंपॉर्टेंट है। 50% सिलेबस तो यही है और ज्यादा टफ नहीं है। आपने 9th क्लास और 10th क्लास की NCERT पढ़ी है तो आराम से ये 35-40 नंबर का जुगाड़ तो वही कर देंगे। और वो भी पूरी NCERT नहीं, उसमें फिजिक्स का कुछ पार्ट, जो फिजिक्स के टॉपिक हैं वही पूछे जाते हैं। इसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं आएगी। कौन कौन से टॉपिक है वो देखो। यूनिट और मेजरमेंट ये फिजिक्स का टॉपिक है, भौतिक विज्ञान का। मास, वेट, डेंसिटी ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। वर्क पावर एनर्जी ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। हीट एंड टेम्परेचर ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ये भी फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। और लीवर एंड सिंपल मशीन ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। तो टोटल टॉपिक देखो फिजिक्स के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 टॉपिक है ना जो 50 नंबर का पोर्शन कवर कर रहे हैं, 50 नंबर कवर कर रहे हैं, तो उसमें से ये मान के चलो 35 से 40 नंबर तो ये दे जाएंगे, ठीक है। फिर एनवायरमेंट वाला देखो, 10th क्लास का 13 नंबर का टॉपिक है एनवायरमेंट का। एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, वो अच्छे से पढ़ लेना, वो यहाँ पे ये कवर हो गया। कंप्यूटर में क्या पूछता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक जो जानकारी होती है ना कंप्यूटर की, वो आपसे पूछता है। ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ क्या होता है, आपने ट्रेड जब पढ़ोगे ना उसमें ये टॉपिक रहेगा। कोई सी भी ट्रेड हो आपकी, उसमें ये कॉमन टॉपिक रहता है, वो पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मेरे को इतना एक्सपीरियंस क्यों है, मैंने ALP 2024 दिया। CBT 1 में मेरे 64 मार्क्स है 75 में से। CBT 1 की बात बता रहा हूं, मेरे जोन में NWR जोन था, मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा आपको। पहली रैंक थी CBT 1 में, पहली रैंक। आउट ऑफ 75 में से कितने मार्क्स, 64 मार्क्स। फिर CBT 2 का हुआ अभी पेपर, CBT 2 में कितने मार्क्स है मेरे, 89 आउट ऑफ कितने, 100। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। और मैं ट्रेड आराम से पास था, 45-50% ट्रेड में मेरे मार्क्स थे, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल मैकेनिक मेरी ट्रेड थी। तो मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना शेयर कर रहा हूं। आपको यूट्यूब पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसने रेलवे के 5-5 एग्जाम निकाले हो, 5-5 सिलेक्शन लिए हों, इकलौता मैं हूं, दावे के साथ कहता हूं। तो आपको इन चीजों से सीखना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस बंदा आपको बता रहा है ना, तो बिल्कुल एक एक लाइन, एक एक चीज वो आपको बहुत बढ़िया से बता रहा है और उस चीज को आपको समझना है। ये एग्जाम आपको निकालना है तो पहले तो सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या क्या सिलेबस है। फिर वो सिलेबस को आप अच्छे से कवर करो, ठीक है, लेवल वाइज। CBT 1 का ये सिलेबस, CBT 1 हो या CBT 2 हो, 80-90% सिलेबस तो कॉमन ही है। मैथ, रीजनिंग, साइंस तो कॉमन ही है। तो पढ़ना क्या है, CBT 2 में एक्स्ट्रा है जो जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का है और आपका ट्रेड का है, वो थोड़ा बहुत अलग से आपको पढ़ना है। ALP का एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप सही गाइडेंस से, सही टीचर से पढ़ते हो तो ये एग्जाम नॉर्मल है, आराम से आप निकाल सकते हो। मैंने रेलवे में 5-5 बार सिलेक्शन लिया है,
ALP में देख लो, मेरे CBT 1 में 64 मार्क्स है और 89 मार्क्स CBT 2 में है। कहाँ दिक्कत है? अब देखो मुद्दे की बात ये है, अगर आपको ये एग्जाम निकालना है मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये आपके अच्छे से कवर होनी चाहिए। और जो भी आपकी ट्रेड है, जो भी जिस ट्रेड से भी आपने फॉर्म भरा है, जिस ट्रेड से आपने ITI डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, उसमें आपको 35% मार्क्स लाने, जो लगभग 27 नंबर होते हैं। 75 में से 27 नंबर लेके आने, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पढ़ोगे, एक एक चीज पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। ये भी नहीं कि उसका एक एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, मैथ, रीजनिंग, साइंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। साइंस में क्या पढ़ना है, 9th क्लास और 10th क्लास की NCERT बुक आपको पढ़नी है। 9th के 12 टॉपिक है, 10th के 13 टॉपिक है। इसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स लेने हैं 9th क्लास और 10th क्लास के, आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आपको मैसेज करना है। वहां से आपको NCERT के मेरे खुद के बनाए हुए एक एक लाइन, एक एक चीज लिख के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और दावे के साथ कहता हूं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, क्योंकि मैंने 5-5 एग्जाम निकाले ना, पूरा उसमें एक्सपीरियंस है मेरा, और एक एक चीज पढ़ के मैंने वो चीजें तैयार करी है, ठीक है। अब आगे इसमें मैं अब डिस्कस करता हूं कि आपने CBT 1 दिया, आप CBT 2 भी आप दे लिया, अब CBT 2 भी आपका क्लियर हो गया। अब आगे का प्रोसेस क्या है? अब देखो CBT 2 का रिजल्ट कैसे बनता है। CBT 2 जैसे आपने ट्रेड क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, 100 नंबर का पेपर था, उसमें अच्छे मार्क्स आप लेके आए हो, तो CBT 2 100% आप पास करोगे, ठीक है। उसके पास करने की क्या कंडीशन, वैकेंसी का 8 गुना लेंगे। जैसे 100 वैकेंसी है तो 800 जनों को पास करेंगे। फिर जो भी मेरिट बनती है, हर जोन की अलग अलग मेरिट बनती है। आपकी तैयारी अच्छी है, मार्क्स अच्छे है, तो आपको मेरिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पास करोगे। फिर आपका होगा साइको टेस्ट, इसे CBAT टेस्ट बोलते हैं। इसमें 5 बैटरी टेस्ट आते हैं, 5 टेस्ट होते हैं कुल मिला के अलग अलग, और सबको अलग अलग पास करना जरूरी होता है। इसमें एक T स्कोर बनता है, उसकी बात अब मैं अलग से एक वीडियो बना के कर लूंगा, ठीक है। अब साइको दिया आपने, साइको टेस्ट दिया, वो भी पास कर लिया, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, जो आपका मेन पेपर था ना CBT 2 में 100 नंबर का, उसका लेंगे 70%। जैसे मान लो आपका 90 नंबर आए उसमें CBT 2 में, तो उसका 70% निकालो, कितना आ जाएगा 63। और साइको का लेंगे 30%। उन दोनों को मर्ज करके आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका ALP का, वो 1:1 में आएगा। 1:1 का मतलब जैसे आपकी 100 वैकेंसी है, 100 को भी पास करेंगे मेडिकल और DV के लिए। आपका DV होगा, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल आप पास कर गए तो आप ALP बन गए। ALP बनने के बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, 5-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में जैसे ही आप प्रॉपर नौकरी करोगे आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में, तो आपकी सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग पर मंथ बता रहा हूं, लाख से 1.25 लाख रुपए पर महीने की सैलरी आपको मिलेगी। 8वां पे कमीशन 2026 में लगने वाला है, तब तक ज्वाइनिंग होगी आपकी। तो आप ये देख सकते हो, लाख से 1.25 लाख रुपए पर महीना। और क्वालिफिकेशन क्या है, 10th प्लस ITI। एक IIT वाला बंदा है ना, उसको पैसा मिलता है ना 1-2 लाख रुपए महीने के, तो उससे पूछना उसका वो कंपनी, वो फर्म क्या हालत करके रखती है। तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट रहना है कि यार ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके दिमाग में ये आया है कि मेरे को ALP बनना है, तो उसकी मैंने एक एक चीज आपको समझाई है, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, तैयारी आपको करनी है तो अभी से लग जाओ। वैकेंसी हर साल आती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। धन्यवाद।